कहीं से भी आपको इस ग्रुप का कोई कमिटमेंट लगता है, या इनके बारे में ज्यादातर लोग कहते हैं ठग का ग्रुप है, धूर्तों का ग्रुप है, और जैसा अभी आपने कहा कि पहले से ही इनकी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की अवधारणा थी, और उसका एक आधार आप दे रहे हैं कि एक रिसर्च इस तरह से एकेडमिक वर्ल्ड में घूम रहा था, और उसको ये लोग बहुत ही मेटिकुलसली प्लान कर रहे थे। और जो आपने कहा कि ग्लोबल फंडिंग या फॉरेन फंडिंग की भी बातें उठती हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये पूरा एक गिरोह था, एक धूर्त गिरोह था, जिन्होंने इसको पूरा विजुअलाइज किया, और शॉर्ट टर्म के लिए अब वो कामयाब हो गए हैं? और इसमें जिसकी आपने बात की कि सोशलिस्ट जो थे वो भी सवार हो गए बाद में, जब इनको लगा, तो ऑलमोस्ट सारे सोशलिस्ट जो है सो अपने आप को डिसएसोसिएट कर चुके हैं। तो इनका अब समय खत्म हो गया या और लंबा चलेगा? आपको लगता है कुछ? आपका विजुअलाइजेशन क्या कह रहा है? देखिए, ऐसा तो नहीं लगता कि धूर्त समागम था ये धूर्त समागम नहीं था। ऐसा मुझे ऐसा नहीं लगता कि धूर्त समागम था। ये एक्चुअली एनजीओ सेक्टर से जो राजनीति की समझ बन रही थी वो था। एनजीओ सेक्टर में, चूंकि एनजीओ तो इस तरह का काम करने के लिए ही फंड लेते हैं, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फंड लेते हैं। इनको ये लगता था कि हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारा सोशल बेस बनता है, तो क्यों नहीं उस सोशल बेस को हम पॉलिटिकल बेस में कन्वर्ट करें। इसीलिए इनके अंदर एक जेन्युइन कमिटमेंट भी हो सकता है कि जो इतने दिनों तक हमने सर्विस प्रोवाइड किया है, तरह तरह का आंदोलन चलाया है, यदि राजनीति के साथ हम जुड़ते हैं तो हमारा आंदोलन और तेज चल सकता है, और भी काम हो सकता है इसमें। तो एक विजन हो सकता है, सोशल मूवमेंट्स का एक विजन हो सकता है। बहुत दिनों से हिंदुस्तान में ये चल रहा था सोशल मूवमेंट्स का, कि उसका पॉलिटिकल फॉर्म क्या हो। अक्सर लोग कहते हैं कि गांधी अकेले आदमी थे जो सोशल मूवमेंट और पॉलिटिकल मूवमेंट को एक साथ लेके चल पा रहे थे। उसके बाद विनोबा जी सोशल मूवमेंट लेके बाहर चले गए, नेहरू जी पॉलिटिकल मूवमेंट लेके दूसरी तरफ चले गए, फिर इन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई। जितने गांधीयन मूवमेंट्स भारत में हैं वो पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं बन पा रहे थे। तो बहुत सारे समाजवादी चिंतक भी ये कहते थे कि जब तक इन दोनों का मिलन नहीं होगा तो कोई वैकल्पिक राजनीति नहीं बन पाएगी। तो ये एक जेन्युइन विजन भी इन लोगों का हो सकता था कि सर्विस प्रोवाइड करना सबसे महत्वपूर्ण आरएसएस काम और है। बीजेपी तो इस मामले में बहुत हद तक कामयाब रही, क्योंकि उनका मॉडल काफी लंबे समय से चला। आरएसएस एक सोशल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही है, और उसकी जो पॉलिटिकल आउटफिट है भारतीय जनता पार्टी, वो कम से कम आज तो 44 साल हो गए, 1980 से लेकर के, और उसके पहले जो जनसंघ था वो अलग विषय है। लेकिन 44 साल की पॉलिटिकल यात्रा उनकी ठीक चल रही है, इसका मतलब। और ये दोनों में कोऑर्डिनेशन बना के चल रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ये कोऑर्डिनेशन बना के चल रहे हैं, और ये उनका बड़ा स्ट्रेंथ है उस पार्टी का। आम आदमी पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि इसका दूसरा विंग खत्म हो गया। जो सोशल वर्क वाला विंग था वो विंग इनका खत्म हो गया। ये पूरी तरह से पॉलिटिकल हो गए, और पॉलिटिकल होते ही फिर इसके अंदर और तरह की राइवलरीज और जितने तरह की परेशानियां हो सकती थी वो आने लगी हैं। अब इनके लिए बड़ा चैलेंज ये है कि ये इस मॉडल को रेप्लिकेट कैसे करें। इनका एक स्ट्रेंथ ये भी है कि चूंकि कोई पिछला लेगेसी नहीं है, इसलिए कोई भी आदमी जो इस पार्टी के अंदर आता है वो इस उम्मीद के साथ आता है कि उसका इसमें ग्रोथ हो सकता है। और इस मायने में इन्होंने बड़ा इंटेलिजेंटली कैंडिडेट सिलेक्शन कई बार किया है कि एक साधारण से आदमी को, जो जिसकी छवि अच्छी है, उसको टिकट दे दिया। तो इससे बहुत लोगों के दिमाग में ये बात बनती है कि इस पार्टी के अंदर हायरार्की उस तरह का नहीं होगा, कोई किसी का बेटा नहीं है, किसी का बाप नहीं है, तो लोगों को टिकट मिल सकता है, नए लोग इसमें आ सकते हैं। मुझे याद है एक समय में एक बहुत बड़े आदमी इसमें शामिल थे टिकट के दौड़ में, और ठीक उसी समय उनका चपरासी भी शामिल था। और वो कहता था चपरासी उनसे कि सर, आपको नहीं मिलेगा तो मुझे को दिलवा दीजिए, और बड़ा जेन्युइनली कहता था वो। तो ये बड़ी बात थी कि ये संभावनाएं हैं हर किसी के लिए। इसी संभावनाओं का उपयोग इन्होंने पंजाब में भी किया। पंजाब में भी आप देखेंगे जो सिलेक्शन इन्होंने किया कैंडिडेट्स का, उसमें कोई रिक्शा ठीक करता है उसका कर लिया, कोई छोटा सा काम करता है उसका कर लिया, लेकिन उसका इमेज उस इलाके में थोड़ा अच्छा है। ये इनका एक बड़ा स्ट्रेंथ है कि वो लेगेसी उनको नहीं है कि किसी न किसी के बेटे को उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे देना है। लेकिन इनकी जो समस्या है वो ये है कि चूंकि कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, तो लोग कंफ्यूज्ड हैं कि किधर जा रहे हैं ये लोग, क्या करेंगे ये लोग। ये प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करते हैं, जहां जैसी जरूरत पड़ती है वहां वो तरीका अपना लेते हैं। लेकिन आजकल तो रिकॉर्डिंग का समय है, जो सारा कुछ रिकॉर्डेड रहता है, फिर वो कॉन्ट्रडिक्शंस प्ले होने लगता है, तो वो इनके लिए मुश्किल होने लगता है।
दूसरा कि चूंकि कोई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन उस तरह का नहीं इनका है सिस्टमैटिक, सिर्फ टॉप लीडरशिप सब कुछ डिसाइड करता है, तो उसके चलते पार्टी के अंदर डिसकंटेंट भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक जो कंटिन्यूअस पॉपुलर एंगेजमेंट है एक्सपेंशन के लिए, उसकी संभावना घटने लगती है। ये प्रॉब्लम इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए एक तरफ तो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस की तुलना में कुछ जगहों पर आम आदमी पार्टी भाजपा के लिए बड़ा चैलेंज होगी, ज्यादा बड़े चैलेंज के रूप में उभरेगी। लेकिन इसका एक्सपेंशन पूरे देश में हो सकता है कि नहीं, इसके बारे में मुझे बहुत शक लगता है। जैसे ये गुजरात चले गए, ये हो सकता है बिहार में भी चले जाए, 2-4 सीट ले लें, या बिहार में मिडिल क्लास का उतना स्ट्रांग बेस नहीं है, मिडिल क्लास थोड़ा माइग्रेट भी कर गया है, तो बिहार में मुश्किल होगा। लेकिन जहां जहां स्पेस क्रिएट हो रहा है, राजस्थान में स्पेस क्रिएट हो रहा है, मध्य प्रदेश में स्पेस क्रिएट हो रहा है, इन सब जगहों पे ये लोग जाने की कोशिश करेंगे और जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट है जहां के भी, जिस भी पार्टी के हैं, उनको जमा करके कुछ ये काम कर पाएंगे। और चूंकि कंट्रोल ऊपर से है, तो किसी को रखना किसी को हटा देना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये फॉर्मेशन के फेज का एडवांटेज इनको मिलेगा। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।